नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर सबसे पहले करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर तेजी पे कैप लगा है और कल यहां पर 3% की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट $2.5 से $3 यहां पर कल के हाई से हमने कच्चे तेल को फिलहाल कारोबार होता हुआ देखा है। साथ ही यहां पर बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अब ऐसा लगना लगा है क्योंकि यूएस के सब डेटा अच्छे आए हैं तो शायद रेट हाइक ज्यादा रह सकती है। उसका फायदा डॉलर और ट्रेजरीज को मिला है और सोने चांदी में हल्की सी मुनाफा वसूली लौटती हुई दिखी है। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर अब ये माना जा रहा है कि बुआई तो अच्छी हुई लेकिन अब जिस तरह के ईल्ड्स निकल के आए हैं और क्रॉप है वो शायद कुछ कम रह सकती है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, कच्चे तेल पर बात करेंगे ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा से और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल वटलानी जुड़ेंगे हमारे साथ चीनी पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ध्यान यहां पर कच्चे तेल पे, जहां पर पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और बाजार अब भी उनको यहां पर रिएक्ट करता हुआ दिखा है। पिछले हफ्ते की 6% की तेजी के बाद, कुछ मुनाफा वसूली के बाद हमने आज फिर से खरीदारी आते हुए देखी है, तो क्लियरली काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। मिस्टर शर्मा, आप सबसे पहले कैसे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिलहाल ओपन अप हो रहा है, चाहे वो ओपेक की मीटिंग रही, G7 का यहां पर प्राइस कैप या यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट रादर रशिया इंपोर्ट बैन, इन सब फैक्टर्स क्या आप कहेंगे प्राइसेस में अब यहां पर डिस्काउंट हो चुके हैं? हाँ, देखिए पिछले हफ्ते तो बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ये ओपेक प्लस क्या डिसीजन लेंगे संडे को, और ये जो इनका प्राइस कैप कितना रहेगा, कैसे रहेगा। पर अभी वो काफी जो है सिचुएशन क्लियर होती नजर आ रही है, और ये जो सिचुएशन क्लियर होती नजर आ रही है, मैं सोचता हूँ हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। एक तो जो प्राइस कैप जो लगाया गया $60, तो अभी तो एनालिस्ट तो बोलते हैं जो ओरल क्रूड है रशिया का, वो तो $50-52 पे बिक रहा है। वो डीप डिस्काउंट 40% तक डीप डिस्काउंट पे जो बेच रहे हैं इंडिया को, चाइना को। तो $60 प्राइस कैप कितना इफेक्टिव होगा, एक तो ये सवाल आता है। ओपेक प्लस उनकी मीटिंग फिजिकल नहीं हो पाई, वर्चुअल मीटिंग हुई, तो उससे पहले ही अंदेशा हो रहा था कि शायद ये कोई प्रोडक्शन कट में और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और वही हुआ। तो कोई उन्होंने प्रोडक्शन कट में डिसीजन नहीं किया। इधर और इंटरेस्टिंग खबर है कि सऊदी अरबिया 10 महीने के बाद इन्होंने जो है ये जो प्राइस कट किया, एशियन प्रीमियम जो चार्ज करते हैं वो उसमें काफी कटौती कर दी है, $2.8, और इवन यूरोप को भी सस्ता बेच रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशंस यही हैं कि ये ओपेक प्लस में जो भी समझौता, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो लगता है कुछ कोलैप्स हो रही है, और वैसे भी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। तो एज ए रिजल्ट ये जो नरमी बनी हुई है क्रूड ऑयल में, और यही हालात है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि और कोलैप्स होगा इसके बाद। चलिए वॉच करते हैं क्या होता है। तो शर्मा जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, इन ट्रिगर्स के बेसिस पे प्राइसेस और कितना नीचे जा सकते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को काउंटर करूंगा। पिछले हफ्ते से पहले तक मेरा व्यू ये था कि रशिया ने बोला था कि अगर कोई कैप लगाया जाएगा, जो कंट्रीज उसमें हिस्सा लेंगी डिसीजन में, उनको टोटल प्रोडक्शन कट कर देंगे और क्रूड के दाम $200 तक जा सकते हैं। कुछ एनालिस्ट के भी ऐसे व्यूज थे। गोल्डमैन सैक्स ने भी बोला था कि ये साल के अंत तक $130 तक जा सकता है। पर ये सब जो एप्रीहेंशंस थे वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। रशिया को भी जो है अपना रिवेन्यू चाहिए वॉर को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले सॉफ्ट। आई एम यूजिंग द वर्ड रशिया इज प्लेइंग सॉफ्ट, यूरोपियन यूनियन, G7 दे आर प्लेइंग सॉफ्ट, ओपेक प्लस प्लेइंग सॉफ्ट। तो ये सब इंडिकेशन यही है कि अभी जो दाम है इससे कितना नीचे जाएगा, मैं तो सिर्फ इसका एक ही जवाब दूंगा कि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसका जवाब नहीं दे पाया। ये अब्दुल्ला जुमा यहाँ पे आए थे, तो आई रिमेम्बर मीडिया वालों ने पूछा, कहता अगर मैं बता सकूं कि कितना दाम कितना होगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो ये मैं आई विल नॉट वेंचर आई गेस, बट
और अभी ये भी है कि वॉलेटिलिटी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, कौन सा वेरिएबल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कैसे पैन आउट होता है। बट आज का जो इंडिकेशन है ये पॉजिटिव है हमारे लिए। दाम मैं समझता हूँ अभी $80 से नीचे भी क्रूड के आ सकते हैं। राइट, यानी कि $80 का स्तर यहाँ पर एक बार टूटता हुआ नजर आ सकता है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर वो बात करने के लिए। तो क्लियरली 2-3 फैक्टर्स हैं। एक सऊदी अरेबिया का जो प्रीमियम कट उन्होंने किया है, एक्चुअल इंपैक्ट प्राइस कैप का क्या होता है उसके ऊपर भी, जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा कि एक बड़ा सवाल वहां पर भी है। राहुल, आपकी क्या रेंज रहेगी यहाँ पर कच्चे तेल के लिए? और अब तो नियर टर्म छोड़ के इस मंथ के एंड तक की बात करनी चाहिए, क्योंकि 20 दिन बचे हैं और उसमें से शायद 15 दिन यहाँ पर प्रोडक्टिव रहेंगे। डेफिनेटली मनीषा, हम देख रहे हैं कि हम ईयर एंड की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी हॉलिडे फिल्म सेंटिमेंट चालू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक के बाद में हॉलिडे सेंटिमेंटल रहेगा और उस वजह से वॉल्यूम भी ड्राई होते हुए दिखेंगे काउंटर्स के अंदर। हमें लगता है कि WTI क्रूड जो है कि $71 to $72 के नियर बाय आना चाहिए, वहां पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। बट ऊपरी लेवल पे भी देखें तो $80 जो है वो एक हर्डल का रूप बना हुआ रहेगा। तो मोटे मोटी देखें तो $72 से तो $82 के बीच में हमें ये मंथ के एंड तक मूव होते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो फिलहाल प्राइसेस यहाँ से और नीचे आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, रेंज पर नजरें रहेंगी कि कहाँ तक क्रूड जाने की कोशिश करता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। एक्शन तो सोने चांदी में भी काफी बना हुआ है और एक अच्छी तेजी हम पिछले 2 सेशंस में खास तौर से दिख रहे हैं। सिल्वर भी 0.1% ऊपर है, गोल्ड भी 53,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अनुज, पहले तो गोल्ड पर आपके कॉमेंट्स क्या रहेंगे? अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं? इन लेवल्स पे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? दिवाली जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने इवनिंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी हायर लेवल से, जब यूएस के डेटा आए। तो यूएस के डेटा आने के बाद डॉलर में स्ट्रेंथ लौटी, जिसकी वजह से गोल्ड में एक करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, $1770 के आसपास चल रहा है, MCX में 53,000 के ऊपर है। तो हायर लेवल पे थोड़ा सस्टेन होना मुश्किल है, क्योंकि अब जो ईयर एंडिंग है वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नीचे करीबन 53,000, ऊपर में 54,000। ये मुझे लगता है कि ₹1,000 की रेंज गोल्ड में रहेगी। और डॉलर वाइज देखें तो $1740 से लेकर $1,800 ये गोल्ड का एक रेंज हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। बट यहाँ पे जिस तरीके का एक सिनेरियो बना है गोल्ड को लेके, और आगे फेडरल बैंक की मीटिंग भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखना चाहिए। गोल्ड में नीचे अगर प्राइस मिलते हैं 53,400 के आसपास, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि 53,800 54,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे काफी रोल प्ले करेगा। और अगर हम देखें तो फिलहाल अभी जो मार्केट है वो टोटली स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नई स्टेटमेंट आती है, मार्केट का एकदम से जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो एक ब्रॉड रेंज है, मुझे लगता है कि उस रेंज को वॉच रखना चाहिए। नीचे में 53 और ऊपर में 54,000, इस रेंज को वॉच कर सकते हैं। बट जो ट्रेंड बना है, अगर हम देखें पिछले करीबन 15 से 20 दिनों में, इवन दिवाली के बाद से, तो पॉजिटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की हमारी सलाह रहेगी। खरीदारी डिप्स पे यहाँ पर करके चलना है। द ओनली रीजन कि आज थोड़ा प्रेशर आया है वो क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। अभी भी 105 के ऊपर के स्तर वहां पर कायम हैं। आप कैसे देखते हैं राहुल? अगर चांदी में यहाँ पर कारोबार करना हो तो 66,000 के नीचे यहाँ पर चांदी आई है, लेकिन क्या ये करंट स्तर खरीदारी के हैं? मुझे लगता है कि आज मॉर्निंग सेशन में जो बाउंस देख रहे हैं, इवनिंग सेशन में वाइप आउट होते हुए दिखना चाहिए। हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में दोनों में भी प्रेशर बनते हुए दिख पाएंगे। यदि हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हमें लगता है कि 66,200 के नियर बाय में हमें सेल की पोजीशन बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 66,700 का, और नीचे में आपको 64,500 तक के टारगेट आज या कल के सत्र में आते हुए देख पाएंगे। बट 64,500 एक बहुत अच्छा लेवल है जहां पे आप बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है। वहीं पे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 22.20 सिल्वर गोइंग ऑन है। 21.80 तक के बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहां पे कहीं पे भी मिलता है 2180 22 के बीच में, तो लेके चलिए। हमें ओवरऑल टारगेट जो है दैट इज हमारा 68,000 to 70,000 का सिल्वर में घरेलू मार्केट में। वहीं पे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $24.5 के टारगेट हमारे हैं। ओके, तो ये सिल्वर पर आपको स्ट्रैटेजी मिली है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक बार बेस मेटल्स पे भी नजर डालेंगे, जहां पर हमने पिछले एक हफ्ते में स्पेशली जो एक्शन है वो तेजी की तरफ ही देखा है। 5 से 7% की रेंज में हमने तमाम बेस मेटल्स बढ़ते हुए देखे। और आज के कारोबार में भी देखें तो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड करे। कॉपर तो इनफैक्ट 700 के पार भी निकला था अगर प्रीवियस सेशन की बात करें। अनुज, क्या सजेशन बेस मेटल्स में, किसी बेस मेटल में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या, और रुझान तेजी की तरफ रहेगा या कोई और व्यू?
देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट इंट्राडे के लिए, क्योंकि कल हमने एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और कॉपर 700 का एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहा है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। करीबन 700 के आसपास कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बनाए, 706 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे करीबन 692 तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर में फेस होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में आप इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड 700 के आसपास लगा सकते हैं। ऑलराइट, कल के हाई से करीबन 2% की गिरावट का कॉपर में आते हुए देखी है, ट्राइंग टू गेन अप, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद यहां पर नहीं है और बिकवाली यहां पर जारी रह सकती है। राहुल, आपका कोई टॉप ट्रेड यहां पर मेटल्स में? मेटल्स में हमारा एल्यूमिनियम में बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है। नीचे में आपको ट्रेड में भी 213 212 के आसपास में मिले तो बाय करके चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 210। मल्टीपल टाइम देख रहे हैं हम 217 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट यदि 217 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 225 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, बट मेजर हर्डल है 217। यदि उसको क्रॉस कर लेता है तो हमें लगता है कि दैट इज 225 के टारगेट आपको इमीडिएट बेस पे देखने को मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम पर फोकस रहेगा राहुल का। 217 के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो पार होंगे तो 220 के ऊपर भी जा सकता है, 225 तक के टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो नीचे स्टॉप लॉस 212 213 के आसपास आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेस मेटल्स पे स्ट्रैटेजी मिली है आपको। एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह है, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। शुक्रिया राहुल आपका, शो में आए और सभी स्ट्रैटेजीज आपने अपनी शेयर की। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे शुगर पर और प्रोडक्शन नंबर्स कैसे रह सकते हैं, एक्सपोर्ट जो बढ़ने की बात हो रही थी उसको लेकर क्या व्यू बन रहा है, बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द वापस। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी अब यहाँ पर जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। ऑफ कोर्स आइस्टा की, इस्मा की यहाँ पर काफी सारी रिपोर्ट्स हैं कि इस बार शुगर की प्रोडक्शन कितनी रह सकती है, लेकिन लेटली ऐसा कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज के थ्रू निकल के आया है कि उत्पादन में करीबन 7% की गिरावट की भी आशंका है। अगर ऐसा होता है तो जिस तरह की एक्सपोर्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं वो परहैप्स हम होता हुआ नहीं देखेंगे। आपके पास कुछ लेटेस्ट ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन जिससे ये लगता हो कि फसल कम है? नहीं, ये ऐसा है कि प्री मेच्योर्ड स्टोरी है जो हमने पढ़ी है एक मीडिया की जी। तो जिसमें उन्होंने यील्ड को ज्यादा एक महत्व दिया गया है और एरिया को नहीं दिया गया है। जो कर्नाटक में करीबन 15% एरिया कल्टीवेशन, ये जो प्लांटेशन हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है। महाराष्ट्र में भी प्लांटेशन कुछ ज्यादा ही है, और अगर हम प्लांटेशन और यील्ड को ये करते हैं तो मेरे ख्याल से ये 7% का नंबर तो गलत लग रहा है। यील्ड की शुरुआत में हमें चिंता है कि थोड़ी सी यील्ड कम आ रही है, पर ये टाइम पे अवलोकन करना या उनका कुछ जजमेंट लेना या कुछ, ये गलत होता है, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रशिंग, बिकॉज क्रशिंग वो स्टार्टेड अराउंड से 28-30th ऑफ अक्टूबर, और लास्ट मिल चालू जो हुई है बिहार में वो सब 28 नवंबर में हुई है। तो एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग इज हार्डली 20 डेज। तो 20 डेज पे अगर हम कोई भी अनुमान निकालते तो वो अनुमान कोई सही हो सकता है, इतना कहना मुश्किल है। शायद हमें और 15-20 दिन रुकना पड़ेगा, या सही नंबर चाहिए तो जनवरी में। हमारी एसोसिएशन ने अभी तक प्रोडक्शन नंबर के साथ बाहर नहीं आई है। हमको तो जनवरी में ये लगता है कि एरर ऑफ मिस्टेक्स टू, यानी प्रिडिक्शंस कैन गो ओनली 2-3%। अभी का तो जो है वो 5 से 10% कहीं पे भी गलत गिर सकता है। ये एक बात हुई। और गवर्नमेंट ने तो अपनी पॉलिसी ही डिक्लेयर कर दी थी कि अभी हम 6 मिलियन टन दे रहे हैं, और जनवरी एंड या फरवरी में जब भी हमको पूरे फिगर आएंगे तभी हम सेकंड ट्रंच या उसके बारे में बोलेंगे। अभी आज की तारीख में ABC, XYZ, कोई भी मीडिया या कोई भी जो भी अगर कोई निकालते हैं रिसर्च, तो वो सब्जेक्ट टू एरर ऑफ 5-10% रहती है। ये टू प्री मेच्योर कहानी है, और उसमें कहीं पे भी हमें तो कोई एरिया का कुछ भी रिसर्च दिखाई नहीं है। पर अच्छी बात है, एक चीज यहाँ पर मार्केट में आई है और हमने आपसे वो क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश भी की है। विठलानी जी, प्रफुल्ल जी, तो फिर कैसे एज ऑफ नाउ जिस तरह की फसल बाजार में है, किस तरह का प्राइसेस है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि अभी भी यूपी के मिलेंगे यहाँ पर प्रीमियम पे अपना कोटा बेच रही हैं, वहां पर कुछ क्लैरिटी है क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास करीबन 43 लाख टन के तो सौदे हो चुके हैं, और बचा 20-15 से 17 लाख टन का जो है
वो भी मेरे ख्याल से आराम से ये एंड ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी यही मार्केट है कि बायर्स मार्केट है, सेलर नहीं है। जब मार्केट ऊपर नीचे लीफे नाइबोट में 5-10% तो ऐसे ही गेम खेलते हैं, वो हाई बीटा एक्सचेंजेस है देन अवर इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये चीजें होती रहेगी, पर जो भी है आज का कोई भी अनुमान है वो जनवरी के लास्ट वीक में ही किया जाएगा। अभी मार्केट जो है कोटे की वो करीबन 5750 पर मेट्रिक टन के भी व्यापार हुए हैं, जो ऐसा 100% राइज इन कोटा प्राइस नंबर 1। देयर इज ए राइज ऑफ 10 to 15% इन फिजिकल शुगर प्राइस। और जिस तरह से ट्रेड हाउस इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं उससे रियल मार्केट का टच लेना मुश्किल हो जा रहा है। बट या हमारे पास अभी चीनी नहीं है एक्सपोर्ट में देने के लिए, क्योंकि जिसके पास है वो होल्ड करके मई महीने तक का टाइम है उनको अभी बेचने के लिए। जबकि अगर किसी को कोटा बेचना है तो वो अभी 25 दिन बचे, 31 दिसंबर के बाद वो अलाउड नहीं करेंगे, ऐसा है गवर्नमेंट का कहना है। ओके तो यानी ये इनिशियल अजम्पशंस हैं और अगले 20 दिन में या जनवरी एंड तक क्लैरिटी ज़्यादा होगी, जो आशंका जताई जा रही है कि कुल उत्पादन में 7% की गिरावट हो सकते हैं। फिलहाल एक्सपोर्ट के नंबर्स पर भी प्रफुल्ल जी ने राय रखी। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस डेवलपमेंट पे खबर पर देने के लिए। लेकिन क्विकली स्ट्रैटेजीज एग्री स्पेस में ले लेते हैं अनुज से, क्योंकि आज के कारोबार में ग्वार पैक में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। स्पाइसेस में धनिया दबाव के साथ कर रहा है ट्रेड। अनुज, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री स्पेस से? देखिए, ग्वार मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। ऊपर में 5850 के आसपास के लेवल्स मिले तो आप इक्वाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे एक बार 5700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 5910 पे स्टॉप लॉस लगाएं और अगर 5700 के आसपास ग्वार मिलता है तो वहां पर अगेन बाय इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो ये अब एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो या तो करंट रेट से इक्वाली करें या भी थोड़ा वेट करें। 5700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें धनिया की, तो धनिया भी अब एक सपोर्ट के आसपास है। मुझे लगता है कि 9500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में एक बार 9900 तक के बाउंस बैक एक शॉर्ट कवरिंग कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। अनुज, मेरा सवाल एक्चुअली मसालों पर ही था, क्योंकि काफी समय से हम सुन रहे थे कि जीरे में भी और हल्दी में भी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बढ़त टिकती हुई नहीं दिखी। देखिए, जीरा में हमने डेफिनेटली एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है। 25,000 के आसपास कहीं प्राइस सेटल हो रहा है, मगर टर्मरिक में हम देखें तो 7,200 7,100 के आसपास एक कंटिन्यूसली काफी रेंज बाउंड टाइट मोमेंटम है। बट हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम है अभी भी मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। मेरा मानना है कि अभी स्पाइसेस में प्राइसेस इस रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखनी चाहिए। ज्यादा तेजी, ज्यादा मंदी का जो काउंटर है ये भी नहीं दिख रहा है मेरे को टर्मरिक या कोरिएंडर में। टेक्निकल लेवल्स में अगर देखें तो सपोर्ट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर एग्री स्पेस में। अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं और दीपाली भी इजाजत लेना चाहेंगे। दीपाली, आप बॉम्बे आई हैं, कुछ दिन है यहाँ पर कि आप वापस दिल्ली की सर्दी में जाएंगी? बस एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था आपसे मिले हुए, तो मैंने कहा आना चाहिए, तो मैं सिर्फ आज के लिए हूँ। कल से मैं वापस दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन करूंगी। दिल्ली की सर्दी मिस करेंगे यहाँ पर? दिल्ली में एक्चुअली इतनी सर्दी हो नहीं रही जितनी दिसंबर में होती है, बट हाँ बॉम्बे के मुकाबले तो सर्दी है ही वहाँ। चलिए, इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार आप देखिए फ्यूचर